अभी देख सकते हैं आप, सुनसान सड़कें यहाँ पे मिलेंगी आपको। जैसे ही 2022 का चुनाव आएगा, इन सड़कों पर नेताओं की गाड़ी दौड़ती रहेगी, ऊपर नीचे। घोषणा इससे पहले कई बार इस महिला बेस हॉस्पिटल के लिए पिछली सरकार में हरीश रावत जी ने की थी। हमें जन्म लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है, शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो हम कब रहे अपनी जगहों में। जमीन का कैसे सदुपयोग करें, इस पर सरकार को कहीं ना कहीं अपना ध्यान पूरा कहीं ना कहीं आकर्षित करना होगा। ना रोड का है, ना कोई काम है, कुछ भी नहीं इधर। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आज हम पहुंचे हैं सोमेश्वर घाटी। सुनिए नेताजी कार्यक्रम को लेकर। और सोमेश्वर घाटी जितनी खूबसूरत है, उससे ज्यादा खूबसूरत है यहाँ के लोग। और आइए 2022 के चुनाव को लेकर, भू कानून को लेकर, उत्तराखंड के लिए एक रोड मैप क्या होना चाहिए, हमारे युवा साथी क्या सोचते हैं, क्या वो सोचते हैं कि कैसे हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ेगा, इन सब को लेकर आज बात करेंगे। और बहुत सारे हमारे युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे ऊपर हमारे साथ जो प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, क्या नाम बताया आपने? रंजित सिंह नयाल। नयाल जी, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए, जब हम सोमेश्वर घाटी में खड़े हैं तो क्या खास है सोमेश्वर घाटी के बारे में? सोमेश्वर घाटी एक ऐसी घाटी है जो विश्व की सबसे खूबसूरत घाटियों में से एक है, लेकिन इसका दुर्भाग्य ये है कहीं ना कहीं ये सरकारी जो संसाधन है उनका लाभ इस सोमेश्वर घाटी को ना मिल पाना, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जैसा कि आप सब भी जानते हैं, हम लोग यहाँ के सोमेश्वर के लोग, ये अपनी उपजाऊ भूमि के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती है, लेकिन इसका दुर्भाग्य ये है कि यहाँ आज के वर्तमान में जंगली सुअरों, बंदरों और सिंचाई के उपयुक्त प्रबंध न होने के कारण यह सिंचित कहीं ना कहीं ये भूमि अपनी उपजाऊ भूमि से कहीं ना कहीं पीछे की ओर आ रही है। एक हम इसमें बात करेंगे कहीं ना कहीं, जैसे इस भूमि में हम बात करते हैं, इसको एक सही व्यापार मतलब बाजार नहीं मिल पा रहा है, सबसे बड़ी जरूरत। मतलब यहाँ जो किसान उत्पादन कर रहे हैं उसके लिए एक बेहतर मार्केट की व्यवस्था नहीं हो पा रही, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सर, हम देख रहे हैं इतनी मेहनत करते हैं यहाँ की कहीं ना कहीं महिलाएं पुरुष इस खेती को बचाए रखने के लिए। अगर इसका इन लोगों को एक बेहतर मार्केट चाहिए जहाँ इसको दाम में बेच रहे हैं, और हम लोग जो उत्पादन करते हैं पूरी तरीके से जैविक खेती होती है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, हम इसमें यहाँ तक कि यूरिया केवल नाम मात्र के लिए उपयोग करते हैं, उसके अलावा हम किसी भी रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन होता क्या है, हम लोगों यहाँ दुर्भाग्य की बात है, इसके लिए एक बेहतर मार्केट नहीं है जिसमें हम इसको उचित दामों में बेच सकें। ऐसा कोई भी सरकारी आप कह रहे हैं कि ये उपजाऊ घाटी है, लेकिन यहाँ के उत्पादों के लिए बाजार नहीं है, उन्हें मार्केट नहीं मिलता, और बेहद खूबसूरत घाटी है जैसा कि मैंने आपसे बोला। आप मुझे बताइए मित्र, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा आपकी नज़र में क्या है? यहाँ जैसे कि इन्होंने बताया कि सबसे बड़ा मुद्दा स्वास्थ्य का ही है, उसके अलावा रोजगार का भी यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है, जिसकी यहाँ पर युवाओं को यहाँ से प्लान करके इतनी अच्छी सोमेश्वर घाटी से बाहर निकलना पड़ता है, अपने परिजनों से दूर होना पड़ता है। तो स्वास्थ्य और रोजगार यहाँ की प्रमुख दो समस्याएं हैं। गुरुजी, आप मुझे बताइए, भू कानून को लेकर आपका क्या मत है? भू कानून का जो है, भू कानून की मांग जो है उत्तराखंड कर रहा है। यहाँ जो है भू कानून होना चाहिए। भू कानून होने से यहाँ पर जो भी बाहरी व्यक्ति, चाहे वो कहीं किसी भी देश का हो, वो यहाँ ज़मीन खरीद रहा है और यहाँ रह रहा है और उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, और उसे हम जो हैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और हमसे देखा नहीं जा रहा, और हम कर भी कुछ नहीं सकते हैं क्योंकि एक छोटे से गांव से हम हैं और कर भी क्या सकते हैं। चलिए, आप कह रहे हैं एक मजबूत भू कानून की जरूरत है। मैं एक साथी से मिलाना चाहता हूं जिन्होंने स्वरोजगार शुरू किया, और जो देवभूमि उत्तराखंड का मडुआ है, जिसकी बड़ी न्यूट्रिशियस वैल्यू है, उससे वो मोमोज बनाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने कुछ इनोवेशन किया है। तो कब आपके दिमाग में आया कि मडवे का इस्तेमाल इसलिए भी कर सकते हैं? सबसे पहले तो देवभूमि डायलॉग और भट्ट जी, आप सभी का स्वागत है। और हमारे इस क्षेत्र में तो जब इससे पहले जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, उससे पहले मैं बाहर था, और बाहर से जब घर आया और उस टाइम पर लॉकडाउन में कुछ काम नहीं था, तो उसके बाद मैंने कुछ सोचा अपने दिमाग में कि यहाँ पर कुछ रोज़गार किया जाए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर एक छोटा मोटा अपना काम खोला, होटल, एक रेस्टोरेंट आप समझ सकते हैं उसे। तो उसके बाद मेरे दिमाग में आया कुछ नया करें। तो इससे पहले लगभग उत्तराखंड में मडवे के मोमो और ये चीज़ें कोई नहीं बनाता था। ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ यूनिक करूं। तो फिर मैंने यहाँ पर अपना रोज़गार स्टार्ट किया और मडवा का जो मोमो हैं वो बनाने स्टार्ट करे। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट भी आते हैं, और जहाँ जहाँ तक ये प्रचार पहुँचता है वहाँ टूरिस्ट भी यहाँ तक पहुँचते हैं। तो इसमें खुशी भी होती है, अच्छा लगता है। और उसके साथ साथ मैं बाकी फास्ट फूड में और दाल भात हो गया, मटन चिकन, जो भी ये भी सब कुछ यहाँ पर बनाता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। और आज ये हमें खिलाने वाले भी हैं, वो स्वाद दिखाने वाले। जरा मित्र आप आइए, आपको क्या लगता है यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है? बॉडी बिल्डर है क्या? नमस्कार नमस्कार। हमारे यहाँ पर मेन चीज़ स्वास्थ्य। मुझे सही है आपकी? बिल्कुल एकदम बढ़िया है। कितना टाइम लगाते हैं?
बस एक बार सुबह। सुबह एक बार, शाम तक बनी रहती है। चलिए आप यहाँ का मुद्दा बताइए आप मुझे। मेन चीज़ यहाँ पर स्वास्थ्य का। हाँ। स्वास्थ्य की कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ पर। सड़क की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। बाकी बेरोजगार हैं, हम खुद घर पर बैठे हुए हैं हम लोग। कोई रोजगार नहीं है। बाकी हमारे सभी भाई जितने हैं सभी ये लॉकडाउन से काफ़ी बेरोजगारी होगी यहाँ पर। तो हमारे यहाँ पर जो मंत्री जी यहाँ पर कोई यहाँ पर कोई मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है उनके यहाँ पर, ना रोड का है ना कोई काम है, कुछ भी नहीं है इधर। स्वास्थ्य के देखो तो किसी की डिलीवरी वाले होते हैं उनको यहाँ सोमेश्वर से अल्मोड़ा रेफर करते हैं, अल्मोड़ा जाते तक उनकी डेथ हो जाती है। तो मतलब कुछ ही यहाँ सुविधा मतलब है ही नहीं, कुछ भी नहीं कुल मिला के ये है। अच्छा आप मित्र जरा आगे आइए। आप क्या रोजगार करते हैं या कुछ स्वरोजगार करते हैं? दुकान है मेरी। दुकान है। तो आपके मन में क्या चलता है जब 2022 का चुनाव आएगा, लोग आपसे वोट मांगने आएंगे, आप किन मुद्दों के आधार पे वोट देंगे? सर पहले तो अपनी यहाँ की सुविधाएं देखेंगे उनकी, हाँ। फिर उनसे मांग करेंगे ये चीज़ वो चीज़ की, हाँ। जो चीज़ की हमें सुविधा चाहिए। हाँ, तो आप ये भी कहोगे 20 साल से मांग रहे हैं अब तो दे दो। वो तो है। ये तो बोलेंगे ही सर। हाँ मित्र आप कुछ कह रहे थे। जी सर, नमस्कार सर। हाँ। सबसे पहले यहाँ पे हेल्थ ये हॉस्पिटल की कोई फैसिलिटी नहीं है। सोमेश्वर में एक लैब भी नहीं है उसके अंदर। अभी हालों में केस हुआ था, किसी महिला की डिलीवरी थी, हॉस्पिटल पे ले जाते उसकी डेथ हो गई। यहाँ पे उन्होंने देखा डेथ कर दी। अभी यहाँ से ले जाने पे अल्मोड़ा ले जाओ, अल्मोड़ा में भी ऑपरेशन की फैसिलिटी नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, वो तो भगवान भरोसे है, हो गए तो हो गए, नहीं तो रेफरल सेंटर है एक तरह से। रेफरल सेंटर हल्द्वानी ले जाते यहाँ से मैक्सिमम 5 घंटे तो लगे जाते सर, 5 से 6 घंटे। अपना व्हीकल हो, प्राइवेट व्हीकल हो, नहीं तो और अगर अपना व्हीकल ना हो तो बहुत सर 7 घंटे मैक्सिमम। 108 एम्बुलेंस भी लेती है 6 घंटे कम से कम, 5-6 घंटे आ जाती है ना। मिलती नहीं सर। अगर आज कॉल करेंगे परसों आएगी, आज कॉल करेंगे परसों आएगी एम्बुलेंस, या फिर कल आएगी। अभी मैंने कॉल करा, अभी कभी ड्राइवर अवेलेबल नहीं है, कभी गाड़ी अवेलेबल नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए सोमेश्वर में? मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा क्योंकि हमारी भी कई सामाजिक गतिविधियाँ यहाँ पर रहती हैं और आज आप आए, यूथ से आपने बात की और उनके जन समस्याएं सुनी, तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमारे क्षेत्र में सबसे जो बड़ी समस्या है वह है स्वास्थ्य की। जहाँ देश में आज कोरोना काल हुआ उसके बाद कई स्वास्थ्य सेवाओं को ऊपर उठाने की बात हुई, तो हमारा ये एरिया जो है सोमेश्वर क्षेत्र है, यहाँ 50,000 की उससे ऊपर की आबादी है और हमारा एक जो अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो आज तक उच्चीकरण नहीं हो पाया है, जिस कारण ना तो मैंने सुना कि उच्चीकरण की घोषणा हो गई है। घोषणा इससे पहले कई बार इसकी बेस महिला बेस हॉस्पिटल के लिए पिछली सरकार में हरीश रावत जी ने की थी और अब अभी धामी जी ने इसकी घोषणा करी है, और पर उसके बाद भी कोई यहाँ पर अभी तक ऐसा हुआ नहीं। आपने इतने यूथ की बात सुनी यहाँ पर और महिलाओं की बात सुनी, पर यहाँ की सबसे जो मेन समस्या है वो स्वास्थ्य की है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारे लोग जब यहाँ से अल्मोड़ा जाते हैं तो उनका वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है, उनको वहाँ पर पता नहीं होता है कैसे वो करना है। अगर हमारे क्षेत्र में ये सुविधाएँ हों, इसका उच्चीकरण हो जाए और यहाँ पर क्षेत्र में ये चीज़ें आ जाए तो स्वास्थ्य जहाँ पर होगा वहाँ पर लोग खुद ब खुद अपना निवास बना सकते हैं। जो पलायन का मेन कारण है हमारे क्षेत्र में, वैसे तो यहाँ बहुत कम पलायन है, पर फिर भी जो पलायन यहाँ पर हो रहा है वो स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर है। कॉन्वेंट स्कूल यहाँ पर जो खुले हुए हैं बाहर, उन्होंने लूटें मचा रखी है यहाँ पर। उनका अलग हिसाब से उनका यहाँ पर अपनी शिक्षा पद्धति चला रहे हैं, उन पर कोई अंकुश नहीं है गवर्नमेंट का कि उन पर क्या हो रहा है। और सरकारी स्कूलों में आज कुछ थोड़ा सा हमारे क्षेत्र में हुआ है, जैसे अभी हमारे उत्कृष्ट विद्यालय यहाँ पर बने हुए, लेकिन जो पलायन यहाँ अगर हमें रोकना है तो सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। मैं एक और ऐसे साथी से मिलाता हूँ जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया। तब क्या चल रहा था दिमाग में भाई? सबसे पहले मैं देख रहे थे कि जब से लॉकडाउन लगा कि गांव का हर बच्चा बस खेलकूद में ही मगन था और कुछ उससे मतलब नहीं था कि पढ़ाई भी कोई चीज़ है। हमें लगा कहीं ना कहीं ये बहुत पीछे चले जाएंगे और ऑनलाइन पढ़ाई हो नहीं सकती, कनेक्टिविटी है नहीं। कनेक्टिविटी तो यहाँ कुछ है ही नहीं। हमें लगा क्या कहते हैं गांव के अंतर्गत ही, अगर पहले हमने बचपन से सुना हुआ है कि घर हमारा पहला विद्यालय होता है, तो हमने उसी को लागू किया और बच्चों को पढ़ाना फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना शुरू किया। यही नहीं कि हम मात्र शिक्षा क्या कहते हैं किताबी शिक्षा दी, हमने उन्हें संस्कृति की सभ्यता हर चीज़ से जोड़े रखा। चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 2 अक्टूबर हो, चाहे क्या कहते हैं 26 जनवरी हो, चाहे कुछ भी प्रोग्राम हो, चाहे उत्तराखंड दिवस हो, हर प्रोग्राम से हमने जोड़ने का कोशिश किया। अच्छा आप मुझे बताइए आपकी नज़र में यहाँ का बड़ा मुद्दा क्या है? जी यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है कि सबसे पहले तो यहाँ सबसे जो बड़ी चीज़ चलती आ रही है वो झूठे वादे। हर समय क्या कहते हैं, अभी देख सकते हैं आप सुनसान सड़कें यहाँ पे मिलेंगी आपको। जैसे 2022 का चुनाव आएगा, इन सड़कों पर नेताओं की गाड़ी दौड़ती रहेगी, ऊपर नीचे हर गांव में आएंगे, हर गांव में भाषण देंगे। जी हाँ, हम इस बार स्वास्थ्य के ऊपर ये काम करेंगे, इस बार रोड के ऊपर ये काम करेंगे, हर बार के ऊपर काम करने के लिए बोलेंगे। मैंने आप कह रहे बिना सिर पैर के बातें करते, बस काम कुछ भी नहीं होगा। आपने अभी सुना ही होगा महिलाएं कह रही कि हम इस बार वोट ही नहीं देंगे, हम महिला मंगल दल बनाएंगे और बिल्कुल वोट नहीं देंगे। आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ की महिला। मैं आप युवा साथियों
भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं, जो भी वादे करते हैं, आप तो सब पढ़े लिखे हैं, आप उनसे पूछते क्यों नहीं है इन वादों को कैसे पूरे करेंगे, पहले ये बताइए। हाँ, जब वो हमारी बातें सुनेंगे तभी तो आपको सुनानी पड़ेगी, अब तो बहुत समय हो गया। वो सुनने के लिए तभी आते हैं हमारे बीच में। जैसे कि अब चुनाव है, अब चुनाव के टाइम पे अब सबके दौरे शुरू हो जाएंगे, तभी सुनना। अब जैसे कि हम उत्तराखंड से हैं, हमें जन्म लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है, शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो हम कब रहें अपनी जगहों में, अपने घर में हम रहे तो रहे कब? मित्र, पहाड़ कैसे बचेगा ऐसे? यही तो बात है कि हमारे अगर जैसे कहा ना कि स्वास्थ्य नहीं है, तो जन्म लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि हमें यहाँ कोई सुविधा है नहीं। तो उसका अगर डिलीवरी भी होनी है तो हमें बाहर रेफर कर दिया जाता है। अब शिक्षा की बात आई, शिक्षा की स्कूल हैं, जितने प्राइमरी स्कूल हैं आधे से ज़्यादा बंद हो चुके हैं, और जहाँ खुले हैं तो वहाँ 2-4 बच्चे हैं और एक शिक्षक है। तो ऐसे स्कूल चल रहे हैं, तो हमें शिक्षा के लिए बाहर जाना है। और फिर बात आती है रोज़गार की। रोज़गार तो सरकार ने अब जो है कुछ पोस्टें दी हैं, उसमें से भी आधे से ज़्यादा तो हाई कोर्ट में ही अटके रह जाएंगे और चुनाव के बाद शायद वो बंद हो जाएंगे। तो रोज़गार की भी यहाँ पर है नहीं। तो हम अपने उत्तराखंड में चाह के भी रहना चाहते हैं ना, तो चाह के भी नहीं ऐसा माहौल बना है। आम आदमी पार्टी आई है मित्र, इन्होंने कहा है कि साहब हम युवाओं को रोजगार भी देंगे, बेरोजगारी भत्ता भी देंगे, 1 लाख नए गवर्नमेंट जॉब निकालेंगे। इस पे आपको कितना विश्वास बन रहा है? जी देखिए, विश्वास ऐसा है कि किसी पे विश्वास नहीं है, क्योंकि ये चुनावी जो है लॉलीपॉप देके चले जाते हैं हर कोई। अभी जो युवा है उन्हें पता है कि यहाँ पे अभी युवा जो है उत्तराखंड में भी बहुत एक्टिव है। तो युवाओं के लिए ये जो है एक अच्छा लॉलीपॉप आप बोल सकते हो कि इसे कि रोज़गार का लॉलीपॉप हमें देके चले जाएंगे। ये रोज़गार की बात है तो अभी उत्तराखंड में सब युवा जो हैं, अभी एक आर्मी यही रोज़गार है, उसके बाद कोई रोज़गार नहीं है यहाँ। आप देख सकते हैं कि जो होगा तो आर्मी का ही तैयारी कर रहा होगा और कोई रोज़गार नहीं है यहाँ। बिल्कुल, कल हमें एक साथी मिला था, वो आर्मी में जाने के लिए तमाम कोशिश कर रहा था। भाई जी, आप बताओ, आप क्या करते हो? दुकान चलाता हूँ मैं। दुकान चलाते हो? क्यों, क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए यहाँ सर? रोज़गार तो कुछ है नहीं, रोज़गार के लिए बाहर ही निकलना पड़ता है। और एक हॉस्पिटल था, उसमें भी कोई सुविधा नहीं है, उसके लिए भी बाहर ही रेफर कर देते हैं। तो बीच में मैं अपने ससुर जी को लेके गया था। अच्छा, यहाँ वाले हॉस्पिटल में? यहाँ वाले हॉस्पिटल में, जबकि कोई ज़्यादा तबीयत आराम नहीं थी जिस दिन मैं लेके गया था। इन लोगों ने अल्मोड़ा रेफ़र करा, अल्मोड़ा वालों ने कहा यहाँ डॉक्टर नहीं है। इन लोगों ने सीधा हल्द्वानी रेफ़र करा। हल्द्वानी रात भर रहे हम वहाँ, हल्द्वानी में किसी डॉक्टर ने देखा नहीं हमें। उसके बाद हमने किसी ऐसे नेताजी से फ़ोन करा। जब उन लोगों ने फ़ोन करा तो नेताजी की बात सुन के उन लोगों ने उनका ट्रीटमेंट करा। ट्रीटमेंट करने के बाद दूसरे दिन उन्होंने बोला कि कल सुबह इनका देखेंगे, डॉक्टर आएंगे, बड़े डॉक्टर आएंगे। डॉक्टर आए नहीं, डॉक्टर आने के बाद चले गए और उसी हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। बहुत दुख की बात है। अच्छा, तो कोई अगर उनका इलाज टाइम पे होता तो सिस्टम से विश्वास उठता, आप कह रहे हो। अच्छा मित्र, मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग मानते हैं, मुझे हाथ उठा के बताइएगा, कि उत्तराखंड को एक मजबूत भू कानून की जरूरत है? ये सब लोग मानते हैं ना कि हमें अपनी जमीन बचानी है। अब सवाल है कि हमें एक लड़ाई लड़नी होगी कि हमारे पहाड़ कैसे बचेंगे, हमारे पहाड़ कैसे आबाद होंगे। आपको नहीं लगता? बिल्कुल सर, लगता है सर। पहाड़ बचाने के लिए सर सर्वप्रथम यहाँ पे स्वरोजगार होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, या कुछ ऐसा रोजगार, कोई कंपनी या कुछ ऐसा कुछ भी हो, मतलब रोजगार हो यहाँ के युवा के लिए, जो यहाँ से बाहर न जाए। बस ऐसे ही बच सकता है सर पहाड़। तो कैलाश, आपको क्या लगता है पहाड़ कैसे बचेगा? बिल्कुल, सबसे पहले तो जो आपने भी आवाज़ उठाई थी, देवभूमि डायलॉग ने सबसे पहले ये आवाज़ उठाई, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये आवाज़ उठी थी कि उत्तराखंड में एक मजबूत भू कानून होना चाहिए। क्योंकि उसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आज जो बाहर से लोग, बाहरी राज्यों से यहाँ आके गलत गतिविधियाँ और यहाँ के ज़मीनों को, जैसे हमारी एक कृषि योग्य भूमि है, हमारा क्षेत्र सोमेश्वर एक उपजाऊ भूमि है, तो इसके हम अपने कई चीज़ों को, इससे हमारी जो धरोहर हैं उसको हम विलुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि बाहरी लोगों का यहाँ पर कई चीज़ों में दखल बढ़ रहा है। और तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि एक सख्त भू कानून उत्तराखंड में लागू हो, जिससे यहाँ के ज़मीन और जल जंगल ज़मीन बचा रहे। जिससे अच्छा, एक तरफ हम ज़मीन बचाने की बात करें, दूसरी तरफ उस ज़मीन का उपयोग क्या किया जाए, उसको रोज़गार से कैसे जोड़ा जाए? आपको लगता है इस पर भी बहुत ज़रूरी विचार होना चाहिए? बिना इसको विचार किए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ पर स्वरोजगार के लिए कृषि योग्य भूमि को हम आसानी से अपना सकते हैं। जैसे कि हम वहाँ पर हल्दी हो गया, मडुआ हो गया, या अन्य ऑर्गेनिक उत्पाद तो वहाँ पर उगा सकते हैं। और भी कई रास्ते हैं, हम उसमें फूल उगा सकते हैं अच्छे, है ना। जैसे अभी हमारा ये एरिया है ना, अगर आप लोग देखेंगे हमारे ये तराई एरिया है, तो अगर उपराव में हम लोग चले जाते हैं तो वहाँ पर हमारी खेती भी अच्छी खासी है। अगर आप लोग उस साइड में सब देख रहे हो, उपराव पूरा उपराव क्षेत्र में आता है। अगर वहाँ पर अगर हमारे पानी की सुविधा हो जाए, मतलब कि अगर ऐसी जगह
जगह पानी की सुविधा है तो वहाँ पर भी किसान जो है वो अच्छी फसल उगा सकता है। यानी कि जैसे हमारे यहाँ धान की फसल अच्छी होती है, गेहूँ लगभग हो ही जाता है और मडुआ भी हो ही जाता है, तो उसकी जगह अगर हम लोग कुछ और नया भी करें तो उससे क्या होगा कि लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो कुछ नया करें, इसके ऊपर सरकार को हमारी जो मिट्टी है ये इसका टेस्ट करा के, तो इसमें कुछ आप कह रहे हो कि खेती लाभप्रद कैसे बने, खेती से लोग कैसे जुड़े, है ना, और खासकर युवा साथी जो खेती करना चाहते हैं छोड़े ना खेती को कि ये नुकसान का सौदा है। हाँ, यही मैं कहना चाहता हूँ कि जितने हमारे किसान भाई हैं, जितने हमारे आजकल के लड़के हैं, अगर वो चाहें कुछ नया कर सकते हैं। आज के डेट में अगर आप देखेंगे बहुत सारे पॉलीफॉर्म बन चुके हैं, हर जगह लोग बना रहे हैं उसमें, और इधर ही हमारे चचा लोग हैं जिन्होंने अभी लगभग 40-50 हज़ार की सब्जी बेची, केवल शिमला मिर्च और ये, तो उन्होंने वो उनके पास सुविधा हुई तो उन्होंने वो सब काम करा सर। आप मुझे बताइए प्रधान जी कि भू कानून को लेकर आपको लगता है कि भू कानून तो बनना ही चाहिए, लेकिन हम अपनी भूमि का उपयोग अपने स्वरोजगार के लिए कैसे करें, इस पे भी बहुत ज़रूरी विचार होना चाहिए। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा हमें ज़मीन बचाने से ज़्यादा उस ज़मीन का कैसे सदुपयोग करें, इस पे सरकार को कहीं ना कहीं अपना ध्यान पूरा कहीं ना कहीं आकर्षित करना होगा। जैसे कि अभी हम देखते हैं खुद यहाँ हमारे यहाँ उद्यान विभाग है जो कहीं ना कहीं एक रोजगार का माध्यम कह सकते हैं। जैसे पॉली हाउस हमारे यहाँ तो पूरे ताकुला ब्लॉक में 2 या 3 पॉली हाउस आते हैं, इनकी संख्या इतनी कम होती है, अगर हम चाहते भी अपने ग्रामवासियों को इसका लाभ देना तो कहीं ना कहीं संभव नहीं हो पाता। आप कह रहे हैं ज़्यादा पॉली हाउस हो और ज़्यादा मुझे लगता है साइंटिफिक खेती होनी चाहिए, फायदेमंद हो जो ये काफ़ी मतलब हम कहना कहीं हमारी जो खेती आज के दौर पे वो आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक से हो, जिसका कि लाभ हो जाए। सबसे बड़े हमारे यहाँ पहाड़ की जो खेती है वो है सीढ़ी नुमा खेती, कहीं ना कहीं इसकी चेकबंदी हो। एक प्रयास सरकार को अपनी ओर से ये जरूर करना चाहिए कि इसकी चेकबंदी हो, क्योंकि हमारे यहाँ एक खेत यहाँ होता तो एक खेत दूर से, उससे कहीं ना कहीं कि किसानों का इस कृषि से मोह भंग होते जा रहा है। और आपने सही बात कही, तो चकबंदी होनी चाहिए। तमाम लोगों ने यहाँ पर युवाओं ने अपनी समस्याएं गिनाई। सोमेश्वर घाटी में खेती हो सकती है लेकिन बाजार उपलब्ध नहीं है, अस्पताल है लेकिन वो रेफरल सेंटर बन गया है, और महिलाओं ने खासकर बड़ा गुस्सा दिखाया है कि राजनेता आते तो हैं, बड़े बड़े वादे कर जाते हैं, वोट ले लेते हैं, जीत जाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। सुनिए नेताजी में हमने एक ईमानदार प्रयास किया है ज़मीन की आवाज़ हुक्मरानों तक पहुंचाने का। जाहिर है बदलेगा, क्योंकि हमें अपना पहाड़ बचाना है, अपने पहाड़ के लोगों को पहाड़ में रहकर ही उनको वहीं स्वरोजगार से जोड़ना है। हम आगे चलेंगे और अल्मोड़ा में आपको दिखाएंगे क्या कुछ है अल्मोड़ा के रंग। सुनिए नेताजी कार्यक्रम में। अगर आप हमारी इस खबर को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।